Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is रमेश बाबू प्रगनाथा एंड हिज सिस्टर वैशाली। तो हम जानेंगे रमेश बाबू प्रगनांडा एंड उसके जो सिस्टर है वैशाली उनके बारे में क्यों न्यूज़ पे आया, क्या इससे रिलेटेड फैक्ट को जानेंगे। जो रिमार्केबल सक्सेस जो था इंडियन चेस सिबलिंग का रमेश बाबू प्रज्ञानंदा और उनकी सिस्टर वैशाली का, वो जो है एक वेब ला दिया चेस के बल पे। प्रज्ञानंदा जो कि एक चेस के प्रोडिग्री है, उन्होंने अचीव किया है टाइटल को इंटरनेशनल मास्टर का 10 साल की उम्र पे, और वो सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं 2018 में। उन्होंने डिफीट किया था 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कैल्सन को, जो 3 टाइम्स ऑनलाइन गेम पे। तो सोचिए, जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं उनको 3 बार हराया इन्होंने ऑनलाइन गेम पे। वैशाली प्रज्ञानंदा की जो ओल्डर सिस्टर है 4 इयर्स, वो रिसेंटली तीसरी इवर फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की, जिन्होंने ज्वाइन किया है जो रैंक था कॉनरी हम्पू और हरिका ड्रोनोवाली का। ये जो अचीवमेंट है वो उनको पहला ग्रैंड मास्टर ब्रदर सिस्टर का पेयर बना दे रहा है हिस्ट्री का। वैशाली जो है उनका फेस करती थी इमोशनल ट्रोल और प्रेशर को उनके सक्सेसफुल होने के बाद उनके ब्रदर प्रज्ञानंदा का, जो उनको ये मिला था इंटरनेशनल अटेंशन, लेकिन उन्होंने ओवरकम किया अपने फीलिंग को, इनवाई और प्रेशर का, और कार्व किया अपने खुद के पाथ को चेस के लिए। ये जो सिबलिंग है उन्होंने इनिशियली ट्रेन किया ग्रैंड मास्टर के लिए आरबी रमेश के द्वारा, और उन्होंने अलग अलग पाथ लिया चेस के जर्नी पे। ये जो शिवलिंग है उनका जो स्टाइल है चेस को प्ले करने का वो कॉन्ट्रास्टिंग है। प्रज्ञानंदा जिनको कि हम जानते हैं डिफेंसिव स्किल के लिए, जबकि वैशाली जो है वो टीनेशियस अटैकर है, मतलब एक डिफेंसिव स्किल के लिए जाना जाता है, दूसरा टीनेशियस अटैकर है। प्रज्ञानंदा जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, जबकि वैशाली जो है वो इंट्रोवर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर। तो हम जानेंगे पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर के बारे में, ये क्यों न्यूज में आया, क्या एम है, सब कुछ समझेंगे। श्रीलंका हैड रीच एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर इंक्लूडिंग जापान ऑन ए डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान। श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल को भारत और पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर के साथ, जिसमें कि जापान भी आता है, डेब्ट ट्रीटमेंट प्लान के लिए। एम क्या है इसका? दिस एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ नेक्स्ट ट्रांच ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नियरली $3 बिलियन रिकवरी पैकेज फॉर श्रीलंका। ये जो एग्रीमेंट है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मदद करेगा रिलीज करने में जो नेक्स्ट ट्रेंच है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नियरली $3 बिलियन का ये रिकवरी पैकेज है, जो कि श्रीलंका को दिया जाएगा। At the height of last year economic crisis, Sri Lanka defaulted on its nearly $51 billion foreign debt, leading to the need for comprehensive loan restructuring. जो लास्ट ईयर के इकोनॉमिक क्राइसिस के हाइट के दौरान श्रीलंका ने डिफॉल्ट कर दिया था अप्रॉक्सीमेटली $51 बिलियन फॉरेन डेप्ट को, जिसके कारण आवश्यकता पड़ी एक कम्प्रीहेंसिव लोन रिस्ट्रक्चरिंग की। इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका, जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, इसके बारे में भी हम जान लें। Current economic crisis in Sri Lanka is a result of combination of factors including high level of government debt, large trade deficit, weak foreign exchange reserve and declining economic growth। जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका का, ये परिणाम है बहुत सारे फैक्टर का, जिसमें कि हाई लेवल है गवर्नमेंट के डेप्ट का, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, कमजोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और जो डिक्लाइन किया इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे फैक्टर है। What is Paris Club? ये पेरिस क्लब है क्या? पेरिस क्लब established in 1956, headquartered in Paris, France, is a group of officials from major creditor country whose role is to find coordinated and sustainable solution to the payment difficulty experienced by debtor country। जो पेरिस क्लब है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ये ग्रुप ऑफ ऑफिशियल है मेजर क्रेडिटर कंट्री का, जिनका रोल है कि वो खोजे कोऑर्डिनेटेड और सस्टेनेबल सॉल्यूशन को पेमेंट डिफिकल्टी जो एक्सपीरियंस किया जा रहा है डेप्टर कंट्रीज के द्वारा उनके लिए। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एश्योरेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से श्रीलंका के डेप्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ये फाइंड करेगा सस्टेनेबल डेप्ट रिलीफ सॉल्यूशन को कंट्रीज के लिए जो कि नहीं पे कर पा रहे, अपने रीपे कर पा रहे अपने बायलैटरल लोन को। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 22 परमानेंट मेंबर है, और जो सारे मेंबर है वो OECD के मेंबर है। इंडिया और चाइना इसका मेंबर नहीं है। इंडिया एक्ट करता है एक एडहॉक पार्टिसिपेंट के रूप में, तो भारत इसका मेंबर है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए कि भारत इसका मेंबर अभी प्रेजेंटली नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। तो हम जानेंगे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के बारे में। इंडिया वुड बी इंक्लूडेड इन इट्स ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स GBI EM ग्लोबल इंडेक्स सूट स्टार्टिंग 28 जून 2024। However, RBI expressed caution regarding India's potential inclusion in a major global bond index due to associated risk। भारत जो है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स GBI EM ग्लोबल इंडेक्स सूट पे, जो कि आपका 28 जून 2024 से होगा। लेकिन RBI ने एक्सप्रेस किया है कॉशंस को इंडिया का जो पोटेंशियल इंक्लूजन है मेजर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में लेके एसोसिएटेड रिस्क को ध्यान में रखते हुए। तो पहले हम समझेंगे बॉन्ड होता क्या है, सब कुछ उसके बाद जानेंगे इसको। बॉन्ड होता क्या है?
तो बॉन्ड जो है ये डेब्ट सिक्योरिटी है जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो लेंड करते हैं मनी को इश्यूअर को, जैसे कि गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन को, एक्सचेंज में पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट के, और जो रिटर्न होता है प्रिंसिपल अमाउंट का वो मैच्योरिटी पे करना पड़ता है। व्हाट आर ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस? ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस क्या है? ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस जैसे कि आपका हो गया जेपी मॉर्गन या ब्लूमबर्ग बर्कली मॉनिटर लोकल करेंसी बॉन्ड फ्रॉम डेवलपिंग नेशन। ये सारे मॉनिटर करते हैं लोकल करेंसी बॉन्ड को डेवलपिंग नेशन का। महत्व इसका क्या है? ये जो इंडिसेस है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं बेंचमार्क को म्यूचुअल फंड के लिए और पेंशन फंड के लिए, ताकि ट्रैक किया जा सके बॉन्ड के मूवमेंट को अलग अलग जुरिस्डिक्शन के लिए। और ये मदद करते हैं रिलेटिव कंपैरिजन में। ये कवर करते हैं अलग अलग बॉन्ड के कैटेगरी को, जिसमें कि हाई यील्ड रिस्की बॉन्ड, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड भी आते हैं। क्राइटेरिया फॉर इंडेक्स इंक्लूजन, क्या क्राइटेरिया है इंडेक्स इंक्लूजन के लिए? जो मेन क्राइटेरिया है जैसे कि साइज ऑफ मार्केट, कंट्री रेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कैपिटल मूवमेंट लॉ, एबिलिटी ऑफ फॉरेक्स, एडिकेट हेजिंग मैकेनिज्म, टैक्स लॉ, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, ये सारे जो है आपका मेन क्राइटेरिया है इंडेक्स इंक्लूजन के लिए। Despite being second largest bond market in emerging market, why was India not part of global index before? भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट है, उसके बावजूद भी क्यों भारत जो है पार्ट नहीं था ग्लोबल इंडेक्स का इसके पहले? तो रीजन था सबसे पहला आपका हाई टैक्सेशन लॉ। 20% जो है टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। ये भारत का जो अनविलिंगनेस था कि वो फेवर करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर को डोमेस्टिक इन्वेस्टर के ऊपर। और जो करेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जो कि रिक्वायर करता है बॉन्ड को सेटल करने में यूरो क्लियर, जहाँ पे इंडिया प्रीफर करता है लोकल सेटलमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, जैसा कि चाइना में है। लेकिन जो ये प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। क्या बेनिफिट होगा इंक्लूजन का? रिड्यूस प्रेशर ऑन कमर्शियल बैंक, स्ट्रेंथन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बेस, सर्ज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन इंडियन रूपी, हायर इक्वलिटी इनफ्लो एंड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट। जब इंक्लूड कर लिया जाएगा भारत को तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो जो प्रेशर है कमर्शियल बैंक के ऊपर ये कम हो जाएगा। ये मजबूत करेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेस को, सर्च करेगा इन्वेस्टमेंट को, इंक्रीज करेगा कॉन्फिडेंस को इंडियन रूपी के ऊपर, हाई इक्विटी का इन्फ्लो होगा और स्टेबल एक्सचेंज रेट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है इंक्लूजन को लेकर इंडिया का ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में? तो जो रिस्क है कैपिटल फ्लाइट का पैसिव इन्वेस्टर के कारण वो बढ़ जाएगा, जो कि इन्फ्लुएंस होगा इंडेक्स वेटेज के कारण। जो डिपेंडेंसी होगा फॉरेन फंड के ऊपर और जो ससेप्टिबिलिटी होगा पॉलिटिकल प्रेशर का ये भी बढ़ेगा। प्रेशर जो होगा फॉरेक्स मार्केट के ऊपर और जो पोटेंशियल रुपी डिप्रिसिएशन है इसको देखा जा सकेगा। इम्प्लीकेशन होगा डिप्रिसिएशन का, जिसमें कि इन्फ्लेशन, इंक्रीज करंट अकाउंट डेफिसिट और हायर फिजिकल डेफिसिट देखा जाएगा। वल्नरेबिलिटी होगा एक्सटर्नल शॉक का, जैसे कि करेंसी अगर अप्रिशिएट करता है तो इसका प्रभाव फिर भारत में भी पड़ेगा। अगर कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महासागर। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। Indian Navy Outreach Initiative Mahasagar conducted its maiden edition as a virtual interaction between the Indian Chief of Naval Staff and Head of Navy and Maritime Agency from Indian Ocean Region Littoral। जो इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव था महासागर, उसने कंडक्ट किया है अपने मेडन एसेशन को वर्चुअल इंटरेक्शन का इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और जो हेड ऑफ नेवी है मैरीटाइम एजेंसी के इंडियन ओशियन रीजन लिटोरल के। जो पार्टिसिपेटिंग नेशन है वो इंक्लूड करता है जो सेवरल मेंबर है इंडियन ओशियन रीजनल लिटोरल के, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, कोमोरोस, केनिया, मडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, तांजानिया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। इनका फोकस था जो इम्पोर्टेंस है हार्मोनाइज करने का कैपेसिटी को इंडियन ओशियन रीजन पे अलाइन करते हुए जो भारत का विजन है सागर को लेके। व्हाट इज इंडिया सागर? भारत का जो सागर इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जान लें। इंडिया सागर अनाउंस इन 2015 विच स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज अ विजन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क डिजाइन टू इनहेंस मैरीटाइम कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन। The initiative emphasized the importance of promoting collective security and sustainable development for the benefit of all nations in the region। भारत का जो सागर इनिशिएटिव है जिसको अनाउंस किया गया था 2015 में, जो कि स्टैंड करता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए, ये एक विजन और पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये इन्हेंस करेगा मैरीटाइम कॉपरेशन को और सिक्योरिटी को भारतीय ओशियन रीजन के लिए। ये इनिशिएटिव का फोकस है जो इंपॉर्टेंस है प्रमोट करने को लेके कलेक्टिव सिक्योरिटी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ताकि बेनिफिट किया जा सके सारे नेशन का इस रीजन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। तो हम जानेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA के बारे में। तो श्रीलंका जो है वो एज्यूम करेगा जो रोल ऑफ चेयर है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियल मीटिंग के दौरान। तो इसके बारे में हम जान लें। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को फाउंड किया गया था 1997 में। हेडक्वार्टर इसका एविन में है मॉरिशस के। फॉर्मरली इसको हम इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव के नाम से जानते थे। ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 23 स्टेट है जो कि बॉर्डर करते हैं
इसमें कि भारत भी है और इंडियन ओशियन एंड 11 डायलॉग पार्टनर है। तो जो जो स्टेट है 23 मेंबर स्टेट जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, यहाँ पे कुछ को दिखाया गया है। इसके पहले प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने हेल्ड किया था चेयरमैनशिप को नवंबर 2021 से नवंबर 2023 के लिए। अब कौन करेगा तो श्रीलंका करेगा। इसका गोल क्या है, स्ट्रेंथन करना रीजनल कॉपरेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडियन ओशियन रीजन के लिए। ओरिजिन की अगर हम इसकी बात करें तो जो विजन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, ये ओरिजिनेट करता है जो विजिट किया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा भारत को 1995 में। उस समय इसका फोकस था सोशियो इकोनॉमिक कॉपरेशन का इंडियन ओशियन रिम एरियाज के लिए। मेंबर स्टेट की अगर हम बात करें कौन कौन से कंट्री मेंबर स्टेट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तांजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट और येमेन, ये सारे कंट्री इसके मेंबर स्टेट है। डायलॉग पार्टनर की अगर हम बात करें तो चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सारे इसके डायलॉग पार्टनर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेंबर स्टेट कौन है, डायलॉग पार्टनर कौन है। फिशरी सपोर्ट यूनिट की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड करती है एडवाइस को और डिसीजन लेती है फिशरी मैनेजमेंट को लेकर, और जो इश्यू है जैसे कि इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए। क्या महत्व है इंडियन ओशियन का, ये कमांड कंट्रोल करता है मेजर सी लैंड्स को, जो कि कैरी करता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड के कंटेनर शिप को, 1/3 वर्ल्ड के बल्क कार्गो ट्रैफिक को और 2/3 वर्ल्ड के ऑयल शिपमेंट को। ये सर्व कर रहा है एक वाइटल लाइफलाइन के रूप में इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट, पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। जो पहला 3 शिप था एसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का इंडियन नेवी का, जिसका नाम माहे, मालवन और मैंग्रोल था। इसने साइमल्टेनियसली लॉन्च किया गया इसको नवंबर 30, 2023 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से कोची के। तो कौन कौन सा शिप था, माहे, मालवन और मैंग्रोल। माहे क्लास शिप के बारे में हम जान लें तो ये पार्ट है 8 इंटू एसडब्ल्यू शैडो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का, जिसको कि इक्विप्ड किया गया है इंडाइजेनसली डेवलप अंडर वाटर सेंसर के साथ एंटी सबमरीन और मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए। इस प्रोजेक्ट का एम है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि 80% इंडाइजेनस कंटेंट का उपयोग किया गया है। पहला शिप जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको डिलीवर कर दिया जाएगा 2024 तक। मकसद क्या है इसके पीछे का, तो ये जो है अंडरटेक करेगा एंटी सबमरीन ऑपरेशन को कोस्टल वाटर के लिए, लो इंटेंसिव मैरीटाइम ऑपरेशन और माइन लेइंग ऑपरेशन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अल्टेरा फंड, जानेंगे हम अल्टेरा फंड के बारे में कि ये कैसा फंड है। तो यूएई के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने COP28 के क्लाइमेट समिट के दौरान दुबई में, तो कहाँ पे हुआ था समिट, दुबई में, अनाउंस किया था कि क्रिएट किया जाएगा $30 बिलियन का क्लाइमेट फंड को, जिसका नाम अल्टेरा रखा गया था। तो किसने कहा था, यूएई के प्रेसिडेंट ने। इस फंड का मकसद है अट्रैक्ट करना $250 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को इस डेकेड के अंत तक, जहां पर $25 बिलियन एलोकेट किया जाएगा क्लाइमेट स्ट्रेटेजी के लिए। $5 बिलियन जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो इन्वेस्टमेंट होगा ग्लोबल साउथ के लिए। ये जो फंड है ये फोकस कर रहा है प्राइवेट मार्केट के ऊपर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी के ऊपर। जो टर्म अल्टेरा है ये टिपिकली रिफर करता है लैटिन वर्ड को, जिसका उपयोग किया जाता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ये सिग्निफाई करता है अल्टरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या वेल्थ क्रिएशन को। ये जो फंड इन्वेस्टमेंट है इसको गाइड किया जा रहा है 4 के पिलर के रूप में, कौन कौन से, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल लिविंग और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी टॉप और फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। तो जानेंगे हम ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में। जो ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP28 में। इसका फोकस था इंसेंटिवाइज करने को लेकर वॉलेंट्री एनवायरमेंट एक्शन के ऊपर, जिसका मेन फोकस था वाटर कंजर्वेशन और एफॉरेस्टेशन। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को हम रिफर करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर नेचर इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ये एक प्रपोज प्लेटफॉर्म है डायलॉग पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी टूल हो गया, कोलैबोरेशन, शेयर करना ग्लोबल नो हाउ को, और एक्सचेंज ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम और इंस्ट्रूमेंट का। ग्रीन क्रेडिट है क्या, ग्रीन क्रेडिट असाइन करता है स्पेसिफिक एक्शन को जो कि एक ट्रेडेबल कमोडिटीज होता है। ये अलो करता है उनको कि उसको सोल्व किया जा सके डोमेस्टिक मार्केट के प्लेटफॉर्म पे। इसका मकसद है स्टिमुलेट करना एक्टिविटी को, जैसे कि ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोवाइड करके इंसेंटिव को कॉर्पोरेशन और प्राइवेट इंटाइटीज के लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये जो इनिशिएटिव है ये ऑपरेट करता है एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म के रूप में, इंकरेज करता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को
कंपनी को कि वो पार्टिसिपेट करे इन्वायरमेंटल एक्टिविटी पे। इसको नोटिफाई किया गया है ग्रीन क्रेडिट रूल 2023 के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.